बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, लंबे वक्त से आपको बता दें कि लगातार रस्साकशी चल रही थी, नामों पर चर्चा हो रही थी और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ अब हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। विनोद लांबा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अब फाइनली ऐलान कर दिया गया है ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक कहा पूजा, एक औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। अरुण सिंह राज्य महासचिव और मुख्यालय प्रभारी हैं, उनके साइन किया हुआ लेटर अब हमारे पास आ चुका है और यहाँ ये साफ तौर पर लिखा गया संविधानात्मक नियुक्ति हुई है। सिर्फ एक नियुक्ति का लेटर है, यानी कि आज जो पार्टी केंद्र की आला कमान से जो आदेश आए हैं उसके मुताबिक जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों के सामने, हरियाणा में जिस अध्यक्ष पद का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा हो चुकी है। ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार अब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। इसका औपचारिक ऐलान, यानी कि औपचारिक ऐलान विद साइन जो कहा जाता है वो हो चुका है। बिल्कुल विनोद, एक तरह से नाम तो फाइनल बहुत पहले से था, लेकिन इतने दिनों का जो इंतजार कराया काफी जो है लंबा खिंच गया ये पूरा मामला और आज जाके ऐलान हुआ। निश्चित तौर पर तमाम जो दावे चले कहीं ना कहीं लंबा खिंच गया। इसमें तमाम कृष्णपाल गुर्जर का भी नाम था और एक बार लगभग उनका फाइनल हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति रुकी और उसके बाद का जो प्रोसेस रहा, आपने याद पूजा शायद आपसे भी बात हुई थी उस दौरान शो करते समय, जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद पहले जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होती है और अगले दिन सुबह रोहतक रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री तक उनकी मुलाकात इस विषय पर होती है। लेकिन देर शाम रोहतक से वापस आकर जब अमित शाह से मुलाकात की जाती है तो समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आलाकमान का जो पेच है या फिर कहें हरियाणा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से जिसमें आपकी सिफारिश की गई थी वो पेच अटक गया है और उस पेच को अटकने के बाद सारी बातें हो चुकी थी अमित शाह के साथ, लेकिन लंबा इंतजार फिर भी करना पड़ा और अब ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर फाइनल मोहर के तौर पर ये नाम सामने आया। यानी कि तमाम जो खबरें मीडिया में आती रही, लीक होते रहे तमाम नाम, संदीप जोशी का नाम था, कृष्णपाल गुर्जर का नाम था, इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु का नाम था। इन नामों पर जब चर्चा होती रही तो पार्टी आला कमान ने उस दौरान कोई घोषणा नहीं की। जब चर्चाओं का दौर रुका तो आज अचानक लेटर के साथ वो अपॉइंटमेंट कर दी गई है। बिल्कुल विनोद, धनखड़ साहब अगर देखें तो नाम जाना माना नाम है हरियाणा का। यहाँ पर क्योंकि देखने अगर हम सभी नामों पर चर्चा करते हैं तो बहुत ही क्लोज कंपटीशन सबके बीच में था। क्या लगता है कौन कौन सी बातें जो हैं वो धनखड़ साहब के पक्ष में गई? देखिए, धनखड़ साहब के पक्ष में ये गया कि वो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के। ये एक बहुत बड़ी जो पद था उनके पास, ये काफी कहीं ना कहीं कारगर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं और जाट लीडर के तौर पर भी उनकी जो पहचान थी, कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ ही दो जाट लीडर बीजेपी के माने जाते थे। ये एक मुख्य वजह है, उनका पुराना अनुभव रहना और जिस तरह से मैंने कहा कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर की जो जिम्मेदारी ओपी धनखड़ ने संभाल रखी थी वो कहीं ना कहीं काम आया। एक गुप्त मुलाकात की सूचना भी हमें मिली थी लेकिन हम उसे रिपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं ओपी धनखड़ भी इस बात की पुष्टि नहीं करना चाहते थे। खुद मेरी एक मैसेज के जरिए उनसे बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं किसी से इस तरह का कोई प्रयास नहीं कर रहा और यही मूल मंत्र उनका काम आया। मैं इस बात को आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, दर्शकों के सामने कह रहा हूं। इस नाम की चर्चा जो हम लोगों के पास आई, हमने पूछना, इंक्वायरी करना, सवाल करना शुरू किया तो ओपी धनखड़ का एक पर्सनल मैसेज मुझे भी आया था। उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए गुजारिश की थी कि कृपया करके मेरे नाम को कहीं ना चलाया जाए, मैंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की है। तो यही बीजेपी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो एक बीजेपी कही जाती है जिसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही जेपी नड्डा है,
यहाँ जिस नाम की ज्यादा चर्चा हो जाएगी उस नाम पर फाइनल मोहर नहीं लग पाएगी। ये रणनीति पर ओपी धनखड़ अपने जो करीबी जो तमाम दावेदार थे उससे ज्यादा कामयाब तरीके से कायम रहे। और जैसे मैंने कहा कि उनका पुराना अनुभव और राष्ट्रीय स्तर में किसान मोर्चा की जिम्मेदारी संभालना ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। तीसरा बड़ा फैक्टर मैं दर्शकों के और आपके सामने रख देता हूं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर एक जाट अध्यक्ष को हटाकर फिर नॉन जाट अध्यक्ष को लाने से कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव में भी एक डर कहीं ना कहीं लग रहा था हरियाणा बीजेपी को, क्योंकि सरकार की वजीयत हो जाएगी और उपचुनाव अगर नहीं जीत पाए। हालांकि वो सीट श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस विधायक के उनकी मृत्यु के बाद ये खाली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सरकार की पॉपुलैरिटी के तौर पर देखा जाता है। ये एक तीसरी बहुत बड़ी वजह है। एक चौथी वजह बता देता हूं कि कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु का भी दावा आलाकमान और खास तौर से अमित शाह के दरबार में बेहद मजबूत था, लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आई होगी तो मुख्यमंत्री ने कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा प्रायोरिटी अगर दी होगी। जब दो नामों पर बात आई तो जाट लीडर के तौर पर कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री के आसपास कही जाए तो ओपी धनखड़ की ये चार वजह मुख्य तौर पर मुझे समझ में आती हैं। जितनी राजनीतिक इन तमाम गतिविधियों पर मैंने नजर रखी थी और जितना बैकग्राउंडर मेरे पास था। और एक बात निश्चित तौर पर एक कही जाएगी, जिस नाम की ज्यादा चर्चा होती है बीजेपी में उस नाम पर फाइनल मोहर लगना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बधाइयों लेने का सिलसिला कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री ने भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनके नाम की अनाउंसमेंट नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी 27 की उम्मीद कर रहे थे। महिपाल ढांडा का भी नाम था, बराला को भी दोबारा से रिपीट किए जाने की तमाम चर्चा होती रही, लेकिन इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ के जो पार्टी आलाकमान खासतौर से नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात थे, प्रधानमंत्री के साथ ताल्लुकात थे, वो कहीं ना कहीं उनकी पहचान और उनके सीवी को काफी मजबूत करता था। इसी वजह से कहा जा सकता है कि तमाम दावेदारों को पछाड़ते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री, ये फॉर्मूला भी बीच में पूजा आपको याद होगा कि हारे हुए कैबिनेट मंत्रियों को, पूर्व विधायकों को मौका ना दिया जाए, ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं जवाब के तौर पर चलाया गया था हरियाणा में। लेकिन वो तमाम चीजें अब दरकिनार हो चुकी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री है, अपना पिछला चुनाव हारे थे जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेवारी ओम प्रकाश धनखड़ को दी गई है। बिल्कुल, और जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, इसलिए भी शायद बहुत जरूरी हो गया था कि एक कद्दावर अध्यक्ष को उतारना, और क्योंकि नॉन जाट उन्होंने उतारा है तो ऐसे में बहुत जरूरी था ये वक्त कि जल्द से जल्द अध्यक्ष का ऐलान हो। बिल्कुल, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी कहा जा सकता है कि बीजेपी जोखिम नहीं उठा पाई कि उस जाटलैंड में एक नॉन जाट बीजेपी अध्यक्ष के साथ मतलब अपने संगठनात्मक तौर पर बदलाव के साथ उतरा जाए। और वो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो स्ट्रॉन्ग गढ़ है। पुराना रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उसे देखें, सोनीपत है, जींद है, और उसमें जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट अब मौजूदा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। बहुत कम सीटें कहीं ना कहीं जीतने को आई थी। ये एक बड़ी वजह भी थी कि उस किले में सेंध मारने के साथ ही आगे की राजनीति की जा सकती है। और ये झज्जर से खुद विधायक बनकर आते हैं ओम प्रकाश धनखड़, और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, तो उस इलाके में इन्होंने काम किया हुआ है। और अब इसे सीधे तौर पर यह देखा जाएगा कि जो हुड्डा का स्ट्रॉन्ग गढ़ है उसको अगर कोई चैलेंज दे सकता है जाट लीडर के तौर पर, तो आला कमान की नजर में निश्चित तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ भी है, क्योंकि यहाँ मुकाबला नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुलझी हुई नेता और वरिष्ठ नेता है कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा है। ऐसे में सरकार का जो समन्वय है जेजेपी के साथ भी बनना है, लेकिन कांग्रेस के जो दो बड़े चेहरे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, उनके मुकाबले किसी अनुभवहीन किसी युवा को मौका देकर पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। बड़ौदा उपचुनाव का निश्चित तौर पर इस नियुक्ति में, इस अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। अब विनोद, किस तरह से देख रहे हैं धनखड़ साहब के अध्यक्षता में हरियाणा बीजेपी, कैसा भविष्य दिख रहा है? देखिए, संगठन का काम जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, हरियाणा सरकार बन चुकी थी, लेकिन ओपी धनखड़ हार चुके थे। उसके बावजूद भी करीब 15 से 20 सीट ऐसी थी जो मुख्यमंत्री के अलावा भी आलाकमान ने उन्हें जिम्मेदारी देकर उनकी टीम बनाकर उन्हें दिल्ली में लगाया हुआ था। और जिस तरह से मैंने कहा कि किसान मोर्चा में भी शीर्ष स्तर पर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना संगठन का काम देखा है,
तो निश्चित तौर पर संगठन के तौर पर, संघ के तौर पर उन्हें काम करने का, सबको साथ लेकर चलने का अनुभव है। तो ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निश्चित तौर पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं काम आता है। और संगठन का काम करने में वो कहीं ना कहीं जो बाकी दावेदार थे, कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा हैवी वेट या ज्यादा सुटेबल साबित होंगे, ये कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को लगता है। इसी वजह से ये अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि दावा कैप्टन अभिमन्यु का भी कम मजबूत नहीं था। जब गैर जाट और जाट की बात चली थी कि किसको अध्यक्ष बनाना है, बड़ौदा उपचुनाव में इसको नतीजे को जाट की तरफ जोड़ा और जाट में भी कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा सुटेबल, जो कि आलाकमान को भी स्वीकार्य हो और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी स्वीकार्य हो, वहां बाजी मारने में उनका जो सॉफ्ट स्पोकन नेचर है और जो एक पब्लिक एक्सेस कहा जा सकता है, वहां ओम प्रकाश धनखड़ बाजी मारने में सफल रहे हैं। लेकिन विनोद, क्योंकि अब तक हम यही चर्चा करते रहे, ओपी धनखड़ को लेकर अब तक हमने कभी चर्चा की नहीं थी। हाँ, उनका नाम जरूर रेस में शामिल था, लेकिन अब जो नाम पीछे रह गए, क्या लग रहा है नाराजगी का दौर संगठन में अब देखने को मिलेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा क्लियर कट हमने चर्चा नहीं की। मैंने और आपने कई शोज किए, कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन आप एक चीज को तो जरूर टीवी के दर्शकों के सामने स्वीकारिए, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, हमेशा नाम जरूर मैंने ओम प्रकाश धनखड़ का लिया था। पहले इस सवाल का आप जवाब दें, फिर मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। जी पूजा। तो विनोद, अब इस नाराजगी को, क्या इस नाराजगी के लिए संगठन तैयार है उसको झेलने के लिए, या अपने इन मंत्रियों को, क्योंकि सारे ही बड़े नाम थे? देखिए, यहाँ बीजेपी में वो नाराजगी का दौर, इतना पावरफुल लीडर हरियाणा में कोई नहीं है और ये जो हालात हैं राजस्थान जैसे नहीं है कि कोई भी जो दावेदार था नाराजगी के तौर पर खुले तौर पर सामने आ पाएगा। आलाकमान अनुशासन के हिसाब से चलता है और कहीं ना कहीं अमित शाह नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, यहाँ किसी अनुशासनहीनता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके पास जो पद है अपना चुपचाप काम करता रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खुले तौर पर किसी की हिम्मत नहीं होगी, जितने भी दावेदार रहे हों, कि इस फैसले के खिलाफ कोई बगावत कर पाए। इतना आप सुनिश्चित मान के चलिए, हरियाणा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी आलाकमान का डंडा बेहद काम करता है और हरियाणा में जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जो रेस में थे, कृष्णपाल गुर्जर अपने उस करंट पोजीशन से या करंट जो पद उन्हें दिया हुआ है केंद्रीय राज्य मंत्री का, उससे काफी खुश है। कई बार उनसे बात हुई और वो इस बात को लेकर बार बार कहते थे कि मीडिया आप मेरा नाम चला रहे हैं, मैंने किसी से कोई अपनी लॉबिंग नहीं की है, मैंने किसी से मांगा नहीं है, जो अब तक मुझे पार्टी ने दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। बात की जाए कैप्टन अभिमन्यु की, तो कैप्टन अभिमन्यु रेस में निश्चित तौर पर थे। कहीं ना कहीं उनका नाम जो राज्यसभा के सांसद चुने जाने में था, उसमें भी था और इस अध्यक्ष पद की रेस में भी था। कोई ऐसा नेता, संजीव जोशी की आप बात करें, संगठन मंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं, उनका प्रमोशन कहीं ना कहीं ड्यू था। तो 3-4 नामों को लेकर मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। मुझे ऐसा 1% भी कोई चांस नहीं लगता कि कोई विरोध करेगा और आने वाले समय में राजनीति में कुछ भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से आलाकमान का पूरा कंट्रोल रहा है या फिर पार्टी अनुशासन को फॉलो करती है इस दोनों के राज में, मुझे लगता नहीं कि कोई जो दावेदार थे किसी तरह का कोई विरोध कर पाएगा। पूजा। बिल्कुल, अब आगे, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और उसी को लेकर ये तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं विनोद, अब आगे कितना मजबूत पक्ष दिख रहा है? लग रहा है कुछ रणनीति में बदलाव होगा धनखड़ के आने के बाद? निश्चित तौर पर ये चुनौती भी होगी ओम प्रकाश धनखड़ के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। सरकार के लिए चुनौती होगी ही, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, जितना मैं आकलन कर पा रहा हूं कि ओल्ड और रोहतक की जो पूरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो तमाम 20 से 22 सीटें आती हैं, वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस तरह से गढ़ बन चुका है, चाहे रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, झज्जर की बात करें, इन विधानसभा सीटों पर और इन जिलों में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग से और मजबूती से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए हैं। वहां चुनौती देकर श्री कृष्ण हुड्डा के मरने के बाद बड़ौदा की जो सीट खाली हुई है, ये चुनौती सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए भी रहेगी कि वहां कमल खिलाकर दिखाया जाए। सबसे पहला आपने जो चैलेंज पूछा, सबसे पहला चैलेंज निश्चित तौर पर संगठन के तौर पर ओपी धनखड़ के सामने होगा और सरकार तो निश्चित तौर पर उसकी तैयारियां पहले से ही कर रही है। अब नई इकाइयां बनी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है विनोद, अगर यहाँ फेल हो गए तो शुरुआत ही बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनौती बहुत कड़ी है और आपने कहा परिस्थितियां बहुत मजबूत है। जब तक नाम डिक्लेयर ना हो जाए, सरकार अपनी रणनीति बनाकर, क्योंकि सरकार मौजूद है, बीजेपी ने वो अपनी रणनीति बनाकर किस तरह से उम्मीदवार उतारेगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं
जिनको लेकर कहीं ना कहीं आने वाला समय परीक्षा की घड़ी बनकर आएगा। और पहला परीक्षा या कहें पहला टेस्ट, क्योंकि अगले चुनाव तो हरियाणा में 2024 में होने हैं, उससे पहले कोई पास या फेल की चुनौती है तो वो बड़ौदा उपचुनाव है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप पूजा की कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन यही एक बहुत बड़ी वजह भी कहीं ना कहीं बनकर आई है। एक जाट चेहरे के तौर पर ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी की कमान देना। बिल्कुल, अभी फिलहाल किस तरह की खबरें जो हैं हरियाणा बीजेपी की तरफ से मिल रही है? क्या कुछ कार्यक्रम आयोजन की तैयारियां चल रही है? किसी तरह की हलचल, किसी तरह के विरोध के स्वर, क्या कुछ चल रहा है अभी? बहुत जल्दबाजी होगा अभी कहना कि किस तरह से होगा, लेकिन बड़ी चुनौती अभी ये है कि जिला अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान होना है। संगठन में भी सुरेश भट्ट जो कि महामंत्री हैं, उनकी टीम में भी बदलाव होना है। और एक बात और मैं दर्शकों के सामने रख दूं, पूजा आपके सामने रख दूं, कहीं ना कहीं डॉक्टर अनिल जैन जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, वो प्रभारी के तौर पर हरियाणा में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तय होगा। जेपी नड्डा की जब टीम बनकर सामने आएगी तो प्रभारी में बदलाव होना, और उससे पहले ओपी धनखड़ के सामने तमाम जो 22 जिले हैं हरियाणा के, वहां जिला अध्यक्ष घोषित करना, ये भी बड़ी जिम्मेवारी होगी। बिल्कुल, नया नाम, नए अध्यक्ष, कद्दावर नेता। अब ऐसे में आने वाले वक्त में हम किस तरह के बदलावों का आकलन कर सकते हैं? किस तरह के बदलावों की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है? देखिए, निश्चित तौर पर काफी जगह के जिले अध्यक्ष बदले जाएंगे, और कोई भी कप्तान बनता है तो टीम अपनी चुनने का अधिकार रखता है। इसमें मुख्यमंत्री को भी साथ लेकर निश्चित तौर पर काम करना चाहेंगे, लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि कोऑर्डिनेशन मुख्यमंत्री का और प्रदेश अध्यक्ष का कैसा रहेगा। क्योंकि सुभाष बराला और मुख्यमंत्री के जो रिलेशन बताए जाते थे वो एक सिक्के के दो पहलू बताए जाते थे, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता था। लेकिन ओपी धनखड़ का जो कद था हरियाणा में और हरियाणा बीजेपी में, जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं बने थे, निश्चित तौर पर उनका कद मनोहर लाल से बड़ा था। लेकिन जैसे ही उन्हें कुर्सी मिली, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा का, उसके बाद कुछ दिनों तक जो बड़े लीडर थे, चाहे रामविलास शर्मा की आप बात कर लीजिए, कैप्टन अभिमन्यु की बात कर लीजिए, ओपी धनखड़ की बात कर लीजिए, या फिर कृष्णपाल गुर्जर, 4-5 ऐसे बड़े लीडर थे बीजेपी में जो मनोहर लाल से बड़ा कद रखते थे। लेकिन जब कुर्सी उन्हें मिली तो इन लोगों के कद छोटे होते चले गए, कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक काम करते चले गए। और शुरुआत के 1-2 साल जो पिछली सरकार थी मनोहर की, इससे पुराने वाली हरियाणा में, वहां कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई थी। लेकिन इन तमाम जो बड़े लीडर्स का मैं नाम ले रहा हूं, जो हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भले ही ना बन पाए हो, लेकिन इनका समन्वय बहुत सही से नहीं बैठा था। इन सब के बीच में अगर मधुभाषी के तौर पर कोई था और मुख्यमंत्री के साथ अगर कोऑर्डिनेशन किसी का सबसे पहले ठीक हुआ था बड़े नेताओं में, तो ओपी धनखड़ था। अब देखना होगा कि जिला अध्यक्षों में किस तरह से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अपना कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है विनोद की प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच का रिश्ता कैसा रहता है। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात होती है और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनता है और तमाम चीजें होती हैं। चलिए विनोद, मैं आपसे इस पर आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल हमारे साथ राजीव जेटली जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। ओपी धनखड़ साहब को राष्ट्रीय बीजेपी के हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं माननीय पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी को। ओपी धनखड़ जी एक बहुत ही सुलझे हुए और राष्ट्रीय, प्रदेश, सरकार हर स्तर पर उन्होंने कार्य किया है। पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा हरियाणा का, और कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते संगठन में जो जुड़ाव होता है उसमें उसको भी प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से ध्यान में रख करके किया जाता है। तो ओपी धनखड़ साहब क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतना बड़ा उनका तजुर्बा है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा प्रदेश संगठन को जरूर मिलने वाला है, भारी लाभ मिलने वाला है। क्या लग रहा है आपको राजीव जी, कौन सी ऐसी बातें रही, कौन से ऐसे घटनाक्रम रहे जो धनखड़ साहब के पक्ष में रहे? क्योंकि कई बड़े बड़े नाम भी इस रेस में शामिल थे और आगे आते हुए दिख रहे थे। मैंने आपको बताया कि ओपी धनखड़ साहब किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, इस प्रदेश के कृषि मंत्री भी रहे हैं, और प्रदेश की जरूरतों और संगठन किस तरीके से चलाना है इसका उनको अच्छा तजुर्बा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है माननीय ओपी धनखड़ जी का चुनाव किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी
का जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन अपने आप में बताता है कि आने वाला जो वक्त होगा संगठन का, वो एक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता विनोद लांबा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ओवर टू यू। जेटली जी, किस तरह से रिएक्शन और किस तरह से बधाई आपने दे दी है, लेकिन आजकल आप पार्टी मुख्यालय से ज्यादा डिबेट्स में शामिल रहते हैं और कहीं ना कहीं नजर रखते हैं। मुझे रणनीति समझाइए, जब चर्चा चल रही थी, जब नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और जब 2 दिन से अखबारों में छपना बंद हो गया, टीवी पर आना बंद हो गया, ये रणनीति क्या है बीजेपी की, खासतौर से आलाकमान की? जेटली साहब। विनोद भाई, हम आपकी खबरों को देखा करते थे, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा के इस तरीके की चर्चाएं करते थे और बड़ी बड़ी अखबारों में खबर भी छपी है, उसके ऊपर चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग भी चली है। लेकिन हम बिल्कुल अवगत नहीं थे उन सब जानकारियों से, जो जानकारियां हमारे पास मीडिया के माध्यम से आती थी। ये पहली हमें हैरानी होती थी कि किस तरीके से, क्योंकि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई चीज निर्धारित नहीं करी है, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के कोऑर्डिनेशन चल रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, और हमारा जो चुनाव होता है, जो मापदंड तय किए जाते हैं, उनकी दृष्टि से अभी कोई ऐसे फाइनल रिजल्ट नहीं आए थे। लेकिन फिर भी हमें खबरें देखने को मिलती थी, तो हम आपके माध्यम से ही कई बार ये जानकारी लेते थे। कई बार आपने 4-5 नाम भी दिखाए। जेटली साहब, मैं आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा। तो इस बात में आप कह रहे हैं कि जब कृष्णपाल गुर्जर, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बधाइयां स्वीकार करना खुद शुरू कर दिया, तो खबरें निराधार थी। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलना और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद रोहतक जाते हुए फिर वापस आना अमित शाह के पास, ये कहीं ना कहीं इशारा था प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि इस मामले में एक बार आप अमित शाह जी को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। ये सारा घटनाक्रम हमारे और आपकी आंखों के सामने हुआ है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। आप बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं हमारे हरियाणा के, बहुत गहराई से हमारी राजनीति को समझते भी हैं, देखते भी हैं और उसको अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखाते भी हैं। लेकिन इस प्रकरण के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई, या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो मीटिंग हुई जेपी नड्डा जी के, वो मीटिंगें हमारी अलग अलग वक्त पे अलग अलग विषयों को लेकर थी। वो सभी मीटिंगें केवल एक प्रदेश राजीव जी, धनखड़ साहब के नाम से अब आप सरप्राइज हुए हैं या तैयार थे कि नाम कोई भी आ सकता है? सरप्राइज हुए या नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप हर नाम के ऊपर सरप्राइज होंगे। मैं आपको आज नहीं, आगे के आने वाले वक्त में भी बताऊंगा कि जो चर्चाएं होती हैं, जिन चर्चाओं पे निर्धारित हो जाता है कि ये हमारे अगले अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री बनने वाले, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ निर्धारित नहीं है कुछ भी। हमारा तो नारा भी यही है कि हमारी पार्टी के अंदर हमारा अगला अध्यक्ष निर्धारित नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कि कौन हमारा अध्यक्ष बनने वाला है। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियों में ये प्रचलन है, ये प्रथा है कि वहाँ आज भी आप कह सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, या वहाँ का प्रधानमंत्री कौन होगा, या वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष किस राज्य जेटली साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप उसका जो भी जवाब दें पार्टी फोरम पे और पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, क्या ओपी धनखड़ साहब का बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना ये बताता है कि अब बीजेपी को भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ओल्ड रोहतक का गढ़ था, उसको एक जाट लीडर के तौर पर ओपी धनखड़ ही बेस्ट तरीके से तोड़ सकते हैं? देखिए, मैं एक बात को स्पष्ट कर देता हूँ, ये एक बड़ा विचित्र सा आपका प्रश्न है, क्योंकि विचित्र प्रश्न इसलिए कि अगर आप ये प्रश्न कांग्रेस से पूछते या किसी और राजनीतिक पार्टी से पूछते हरियाणा के अंदर, तो मुझे लगता है उसको बहुत गौरवान्वित होते इसका जवाब देने के लिए, और वो हाँ भी कहते शायद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां पर जातियों के आधार पर ये चीज निर्धारित नहीं होती कि किसी का घर तोड़ना है। अरे भाई, अगर आप हुड्डा साहब के गढ़ की बात कर रहे हैं या आप किसी और गढ़ की बात करें, आप वहां कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज हुड्डा साहब के अपने सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी, वो हरियाणा में अपने गढ़ से, जिसको तथाकथित गढ़ कहा जाता था, वो उससे उनको शिकस्त देखने को मिली है। तो ये हरियाणा किसी का गढ़ नहीं है। हरियाणा सामूहिक रूप से सभी जातियों को साथ लेके चलने का एक प्रदेश हो सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल और बता दीजिए, ये मैं पूछना चाह रहा था, पूजा एक सेकंड, मुझे एक सवाल और पूछने में। बिल्कुल पूछिए, कैरी ऑन। इनका जो पूरा सफर रहा है ओपी धनखड़ साहब का, किसान, जहां तक मुझे जानकारी है, किसान के तौर पर, किसान लीडर के तौर पर, किसान अध्यक्ष के तौर पर पूरी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की है। पूरे सफर के बारे में अगर और 4 लाइनें आप दर्शकों को बता पाए तो बहुत अच्छे से निकल कर आएगी तस्वीर।
देखिए, आप ये देखिए, धनखड़ साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने आज स्वामीनाथन रिपोर्ट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर धनखड़ साहब आज से नहीं, लगभग आज से शायद वर्षों से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और किसान मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूरे देश के अंदर उन्होंने एक एक व्यक्ति को जाकर के समझाया है कृषि के मायने, विविध खेती की तरफ जो बढ़ने के जो हमारे कदम थे, ये आज हम सरकार में होने के बाद जो हम लागू कर रहे हैं, इसके वो पहले से वर्किंग करते हुए आ रहे हैं। A2 दूध के ऊपर जो आज विटा ने निकाला है हरियाणा के अंदर, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक्सरसाइज उन्होंने करी है। उसके बाद आप देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, हरियाणा की जरूरतों को समझते हैं, किसानों की जरूरतों को समझते हैं। और तीसरी बात, हरियाणा को देखा जाए तो चंद शहरों को छोड़ दीजिए, अर्बनाइजेशन बड़ी जिसे कहते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत भी नहीं आप कह सकते खैर उसमें, तो हर व्यक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है। और हमारा संगठन भी भारी मात्रा में, आप लगाइए 80 से 85% हमारा संगठन केवल ऐसे क्षेत्रों से आता है जो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो ऐसे में मुझे लगता है एक बड़ा बल मिलने वाला है संगठन को भी, प्रदेश के संगठन को। बड़ौदा उपचुनाव में जेटली साहब बड़ौदा उपचुनाव में ओपी धनखड़ साहब का चुना जाना कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए? देखिए, आप ये बता रहे हैं क्योंकि माननीय ओपी धनखड़ जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, या बनने से पहले भी वो जो कार्य करते रहे हैं। उपचुनाव जो हमारा बड़ौदा का है वो इस बात से निर्धारित नहीं होने वाला है कि कौन अध्यक्ष बने हैं या कौन किस पद पर बैठे हैं। वो हमारा चुनाव संगठन ने लड़ना होता है, पूरा संगठन उसमें लिप्त होता है। चलिए राजीव जी, अगर चुनौतियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने विधानसभा चुनाव में इस बार देखा हरियाणा का बीजेपी का किस तरह से प्रदर्शन रहा। पूर्ण बहुमत वो हासिल नहीं कर पाई, जेजेपी का साथ लेना पड़ा। अब आगे क्या चुनौतियां दिख रही? हालांकि विधानसभा चुनाव अगले बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी क्या चुनौतियां इस वक्त अपने आप को पूरा मजबूत करने के लिए, क्योंकि सामने कांग्रेस भी उतनी मजबूत है अभी भी। देखिए, चुनौतियां राजनीति के अंदर ऐसा नहीं है कभी खत्म हो जाती हैं, रोज चुनौतियां होती हैं। हाँ, जो हमने अपेक्षा करी थी कि हम सोचते थे जो रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आया था। हमें एक राजनीतिक पार्टी का साथ लेना पड़ा अपनी सरकार के लिए। लेकिन आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जरूरतों का आकलन करने के साथ लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, पहले 2-3 साल हमने जो रूपरेखा तैयार करी उसके रिजल्ट आने शुरू हुए चौथे साल के बाद। अब हमारा 6ठा साल है और 6ठे साल में लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ जो डिलीवरी कर रही है, संगठन उस डिलीवरी को जनता तक कैसे पहुंचाएगा, ये माननीय धनखड़ जी अब आगे आने वाले वक्त में उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन होगा संगठन और सरकार के बीच का, और ये मुझे लगता है कि केवल डिलीवरी दे देना, ईमानदारी से काम करना चुनौतियों से निपटने का सबसे आसान मार्ग हो सकता है, सबसे आसान रास्ता हो सकता है। और उसी रास्ते पे हमारी सरकार भी चल रही है और हमारा संगठन भी चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। तो ओपी धनखड़ साहब, उन्हें बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है।